हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस के टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएस टेट का एक नया बैच शुरू हो चुका है जिसके अंदर हम हिस्ट्री करेंगे। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि यार हिस्ट्री हमसे याद ही नहीं होती। मैंने काफ़ी बार सुना है कि मैम हिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट है जो हमें बोरिंग लगता है। अरे भाई, आप लोग हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाए हो। आप खुद देखिए, हिस्ट्री के नाम में ही स्टोरी छुपी हुई है, हिस्ट्री के नाम में ही कहानी छुपी हुई है। आप लोग देखिए, एच और आई को निकाल दीजिए, क्या बच गया? स्टोरी। हम सारी चीज़ों को स्टोरी के थ्रू समझेंगे क्योंकि मुझे पता है चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई जो है कहानी सुनना पसंद करता है और कहानी के थ्रू ही हम हिस्ट्री को समझेंगे। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक किसान, उसको पानी चाहिए था, तो वो जमीन के अंदर खुदाई करना शुरू करता है। वो काफ़ी देर 3-4 घंटे तक एक जगह तक खोदता रहता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। तो वो सोचता है कि चलो यहाँ पे पानी नहीं है, मैं दूसरी जगह खोदता हूँ। वो दूसरी बार खोदना शुरू कर देता है, फिर 3-4 घंटे तक खोदता है लेकिन उसको पानी नहीं मिलता। ये जो प्रोसेस है 5 बार चलता रहता है, 5-6 बार करता है, लेकिन वो हार जाता है, मतलब निराश हो जाता है कि पानी मुझे मिलेगा ही नहीं। वो अपने गुरु के पास जाता है, गुरु को कहता है कि मैंने ऐसे से, मतलब सारी कहानी सुना देता है कि मैंने ऐसे से पानी की तलाश की, मुझे पानी नहीं मिला। तो गुरु ने क्या कहा वो सुनिए। गुरु ने कहा कि क्या तुमने वो जो खुदाई की थी, अगर तुम एक ही जगह वो खुदाई करते, क्या तुम्हें पानी नहीं मिलता? तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ स्टूडेंट कि जगह जगह हाथ मारने से अच्छा है आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, एक जगह आप अपनी ध्यान लगाइए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं, ये फॉर्म निकला है हम इसको भी भर देते हैं। आप लोग एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं लगाते हो, इस वजह से हम दोनों हाथों से ही, मतलब हमारे हाथ में जो जॉब होती है उससे निकल जाते हैं क्योंकि हम एक जगह प्रॉपर ध्यान नहीं देते। तो चलिए आज कहानी को मतलब यही सिखाना चाहती थी कि आप एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको पक्का जो है जॉब मिलेगी। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास में कि आज हिस्ट्री वाली मैडम क्या करवाने वाली है, आपको क्या कहानी सुनाने वाली है, क्या आज नया आप इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। क्लास में जब भी आते हैं ये सोच के आइए कि आज हमें कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिलेगा। जब हम 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं कितने इंटरेस्ट के साथ जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? तो क्लास में भी ये सोच के आइए कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास में देखते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल, हेलो, नमस्ते, आदाब। हाँ जी, कैसे हो आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजे में। चलिए बहुत अच्छी बात है। कल का सेशन कैसा रहा आप लोगों का? जल्दी से जल्दी बताइए मुझे कमेंट में कि कल का आप लोगों का सेशन कैसा रहा। जो जहांगीर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए थे, आप यकीन मानिए जो भी कल आपको क्वेश्चंस करवाए गए थे उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप वहां से अपने हर जितने भी सेशन आपको करवाए गए हैं, हर सेशन में से 1 या 2 क्वेश्चन आप पक्का मानिए, मान के चलिए कि आपको यहाँ से अपने नंबर पक्के करने हैं। क्लियर बात समझिए। वैसे भी हम हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट वाइज करते हैं, तो आप मान के चलिए जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन ही छपे मिले, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं उनमें भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो चलिए ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए आज का सेशन को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। भाई हमें भी तो थोड़ा बहुत मोटिवेट कीजिए, हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आप भी तो हमें मोटिवेट कीजिए। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम वाइसराय जनरल से रिलेटेड आप हमें एमसीक्यू क्वेश्चन करवाइए। तो चलिए आज हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कुछ वाइसराय या गवर्नर जनरल से रिलेटेड हैं। इनको हम कंटिन्यू रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए कल भी लेकर आऊंगी। तो चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए स्टूडेंट, आपको ये याद रखना है, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल एंड भारत का पहला वाइसराय। क्लियर बात समझ में? तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। यहाँ पर जो लिखे गए जो कथन है, स्टेटमेंट्स हैं, आपको उन पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है, ध्यान से पढ़िए कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे? सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है कि विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। बताइए क्या ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है? क्या इसमें से एक स्टेटमेंट सही है? बताइए आंसर क्या हो सकता है ऑनलाइन कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल
बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो चलो, मैंने आप लोगों को क्लास में एक ट्रिक करवाई थी, उस ट्रिक को मैं दोबारा दोहराती हूँ। हम बात करते, देखो मैंने जो गवर्नर जनरल वाला टॉपिक है उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। कैसे 4 पार्ट्स में क्या किया था, डिवाइड किया था। पहले हमने क्या किए थे, बंगाल के गवर्नर किए थे। हमने इस पार्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहले हमने क्या किए थे, बंगाल के गवर्नर किए थे। क्या किए थे, बंगाल के गवर्नर। फिर हमने क्या किए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल, जो बंगाल का जो गवर्नर था उसे किस में चेंज कर दिया गया था, बंगाल के गवर्नर जनरल में। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। क्या, भारत का गवर्नर जनरल। क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय। अगर आप इस टॉपिक को इन टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत इजी रहेगा याद करना। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हमने जो किया है वो हमने क्या किया, बंगाल के गवर्नर। आपको याद होगा 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और उस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का बंगाल पर अधिकार हो गया था और वो क्या बन गए थे, बंगाल के गवर्नर बन गए थे। क्लियर, बात समझ में आई। फिर बंगाल के जब गवर्नर बने तो 1773 में क्या आया, एक एक्ट आया जिसे हम क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। इस एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया जा रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले सिर्फ बंगाल ही इसके अंडर में था, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर मुंबई और मद्रास भी आ गया। क्या आ गया, मुंबई और मद्रास भी। क्या आ गया, मुंबई और मद्रास में। पहले सिर्फ वो बंगाल का गवर्नर था, लेकिन अब रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, उस एक्ट में क्या कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को हम क्या बना रहे हैं, बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहे हैं और इसके अंदर क्या आएगा, मुंबई और मद्रास भी आएगा। तो बंगाल, मुंबई, मद्रास ये इसके अंडर में काम करने लगे। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को जब 1883 में जो चार्टर एक्ट आया था, क्या आया था, चार्टर एक्ट आया था, उस एक्ट के थ्रू बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर, बात समझ में आई। जब भारत का गवर्नर जनरल हुआ तो उसके बाद जब 1858 का एक्ट आया था, 1857 की क्रांति के बाद में जो 1858 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के अंदर गवर्नर जनरल को किस में कन्वर्ट किया गया, भारत के वायसराय में कन्वर्ट किया गया। तो देखो ये वो टॉपिक है जो भारत में जब देश गुलाम हुआ था और भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस बीच में, उस रास्ते के अंदर जितने जितने गवर्नर जनरल, वायसराय थे, ये मैंने उनकी बात की है आपसे। ठीक है, तो 1757 में क्या आए, बंगाल के गवर्नर आए। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को किस में चेंज किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके अंदर मुंबई और मद्रास भी आ गया। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल 1833 का चार्टर एक्ट आया। इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल। फिर भारत के गवर्नर जनरल के बाद में 1858 का एक्ट आया 1857 की क्रांति के बाद। उस एक्ट के थ्रू इस गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, वायसराय बनाया गया। क्लियर है स्टूडेंट, एनी डाउट, किसी भी तरह का कोई समस्या, ऐसा कुछ जो समझ में ना आया हो, किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, आगे बढ़े। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक करवाई थी, बंगाल के गवर्नर में कल वारी वारी हंसा, कल वारी वारी हंसा, कल वारी वारी हंसा, कल वारी वारी हंसा। तो कल से क्या बन गया था, क्लाइव। क्या बन गया था, क्लाइव। क्या बन गया था, क्लाइव। तो बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, पहला गवर्नर कौन है, क्लाइव है। और बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। क्या है, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। कल वारी वारी हंसा, कल से क्या बन गया, क्लाइव बन गया। वारी वारी हंसा, वारी से क्या बन गया, वारेन, और हंसे से क्या बन गया, हेस्टिंग्स। तो ये बंगाल का क्या है, पहला गवर्नर है और बंगाल का लास्ट गवर्नर कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। कौन है, वारेन हेस्टिंग्स है। इसी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम पे क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जिसके अंदर बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो लास्ट
गवर्नर कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। और पहला बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि इसी के टाइम पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो जिसके टाइम पे आएगा उसी को बनाया जाएगा। तो ये क्या था? बंगाल का लास्ट गवर्नर था, यही लास्ट गवर्नर था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग्स था। क्लियर? अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे? क्या पूछा गया कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे। क्या बंगाल के पहले गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे? ये तो रॉबर्ट क्लाइव जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर था, नॉट गवर्नर जनरल। स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, मैंने आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करके दे दिया है। पहले आएगा बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर भारत का वायसराय। क्लियर? बात समझ में आई? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पूछा क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल पूछा है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, जो मैंने अभी आपको करवाया। ये देखो क्या करवाया? वारेन हेस्टिंग्स ही करवाया। तो ये बंगाल का क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। क्या था? वारेन हेस्टिंग्स था। क्लियर? बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। दूसरा क्या पूछा है? विलियम बेटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्या ये बात सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल हैं, इसमें जो लास्ट में आएगा वो कौन आएगा? बेटिक आएगा। कौन आएगा? बेटिक आएगा। और इसी बेटिक के टाइम पे क्या आया था? 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इसी चार्टर एक्ट के थ्रू इस बेटिक को क्या बना दिया गया? भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? बात समझ में आई? तो देखिए स्टूडेंट, लॉर्ड विलियम बेटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स लिखा होता तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, या फिर ये लिखा होता कि क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती। लेकिन ये स्टेटमेंट लिखी हुई है गवर्नर जनरल, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? एनी डाउट? किसी भी तरह का? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी प्रकार की समस्या? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, निम्न में से किसने बंगाल में दोहरी प्रणाली को समाप्त किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्यूल सिस्टम। क्या कहते हैं? ड्यूल सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूल सिस्टम? ड्यूल सिस्टम क्या होता है? ड्यूल सिस्टम क्या होता है? ड्यूल सिस्टम बताओ भाई, क्या होता है ड्यूल सिस्टम? देखिए स्टूडेंट, सीधा सा एग्जाम्पल है, अगर हम घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे घर में भी 2 तरह की सरकार होती है। होती कि नहीं होती? एक मम्मी की सरकार होती है, एक पापा की सरकार होती है। होती कि नहीं होती है? कई बार मम्मी कहती है कि तुम किसकी साइड हो, पापा की साइड हो कि मेरे साइड हो। तो हमारे घर में 2 तरह की सरकार होती है। इसमें क्या होता है? जो मम्मी है वो पूरे घर के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या संभालती है कि किस तरह से सामान को यूज करना है, किस तरह से क्या करना है। और जो फाइनेंस है वो कौन संभालता है? हमारे फादर संभालते हैं। पैसे का लेन देन कौन करता है? हमारे पिताजी करते हैं। तो फाइनेंस कौन संभालता है? हमारे फादर संभालते हैं। अगर ये दोनों ही काम एक व्यक्ति करने लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो घरों के अंदर भी क्या होता है? डिवाइडेशन कर दिया जाता है। जो मम्मी है वो पूरे घर को संभालती है, एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है, और जो हमारे फादर है वो हमारे पैसे को संभालते हैं। संभालते हैं कि नहीं संभालते? फाइनेंस का काम कौन करता है? पापा ही करते हैं। उसी तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, जब 1757 के बाद जब प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 के अंदर जब बक्सर का युद्ध हुआ था, तो 1765 में जब इलाहाबाद की संधि हुई थी, क्या हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी। और इस इलाहाबाद की संधि के अंदर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी समझते हो? देखो 2 तरह की सरकार होती है। एक तो होती है फौजदारी। फौजदारी क्या होती है? जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। और दीवानी मतलब जो पैसे को संभालता है। ठीक है। अब अंग्रेजों को किससे मतलब था? मुझे आप लोग बताइए, अंग्रेज किसको? अगर आप लोगों को कहूं कि आप लोग प्रशासन को संभालिए और पैसे को संभालो, तो आप किसको संभालोगे? पैसे को संभालोगे। उसी तरह से अंग्रेज क्या चाहते थे? भारत से मोटा पैसा चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि प्रशासन तो भाई तुम लोग संभालो। बंगाल के अंदर जब अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रशासन तो तुम लोग संभालो, हम नहीं संभालेंगे। हालांकि तुम हमारे अंडर में काम करोगे लेकिन संभालोगे तुम, लेकिन जो पैसे से रिलेटेड मामले हैं वो
हम खुद संभालेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूल सिस्टम की दो सरकार बना दी। एक तो होती है प्रशासन, जो प्रशासन जिसे हम फौजदारी सरकार कहते हैं, और एक होता है दीवानी, जो पैसे से रिलेटेड क्या करती है, काम करती है। जो क्लाइव था, जो बंगाल का पहला गवर्नर था, उसने क्या किया था, 1765 में बंगाल में ड्यूल सिस्टम को लागू किया था, इंप्लीमेंट किया था। लेकिन क्या पूछा गया, समाप्त किया गया था, खत्म कब किया था, तो 1772 में जो बंगाल का गवर्नर था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था, वारेन हेस्टिंग्स, जो क्या बना था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था और बंगाल का लास्ट गवर्नर भी यही था। वारेन हेस्टिंग्स 1772 में उसने क्या किया था, इसको क्या किया था, खत्म किया था। क्या, ड्यूल सिस्टम को क्या किया था, खत्म किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मेरी बात समझ में आई? समझ में? ड्यूल सिस्टम क्या होती है, बंगाल के अंदर दोहरा शासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, फौजदारी और दीवानी, मतलब फाइनेंस जो है दोनों अलग अलग कर दिए थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बंगाल के नवाब के पास था, लेकिन जो दीवानी अधिकार थे वो अंग्रेजों के पास थे। क्लियर? लेकिन 1772 में जो बंगाल का गवर्नर बना वारेन हेस्टिंग्स, उसने इस ड्यूल सिस्टम को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव ने ड्यूल सिस्टम को क्या किया था, लागू किया था। क्या किया था, लागू किया था। कब, 1765 में। अगर ये पूछा जाता कि बंगाल के अंदर दोहरी सरकार किसने लागू की थी, तो वो किसने लागू की थी, किसने, क्लाइव ने। किसने, क्लाइव ने। कब, 1765 ने। और खत्म किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस की, तो आप सभी को पता है आईएएस, आईपीएस जो सिविल सेवाएं हैं, जो सिविल जो एग्जाम्स हैं, उनका फादर किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही भारत में परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हम कहते हैं स्थायी बंदोबस्त, जमीन को ठेके पर देने का काम किसने शुरू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पहली बात। दूसरी बात, इसने ही सिविल सेवाओं को जन्म दिया था। सिविल सेवाओं, नागरिक सेवाओं का जन्मदाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकमात्र ऐसा गवर्नर है जिसका भारत के अंदर क्या है, मकबरा है, जो कहाँ पे है, यूपी के गाजीपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल का जो मकबरा है वो भारत के अंदर है, तो वो कहाँ है, कॉर्नवालिस का। किसका, यूपी के गाजीपुर में। यूपी के गाजीपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब इसका क्या रहेगा, राइट आंसर। अगर ऐसा पूछा जाता कि किस गवर्नर जनरल का मकबरा भारत के अंदर, तो इसका कॉर्नवालिस का। यहाँ पे दोहरा सिस्टम पूछा गया है, तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो पूछा जाता है दोहरा सिस्टम होता क्या है। इसमें दो सरकारी होती हैं, एक तो फौजदारी जो प्रशासन को संभालती है, और एक होती है दीवानी जो वित्त मतलब फाइनेंस से रिलेटेड क्या करती है, काम करती है। क्लियर है स्टूडेंट? ऑनलाइन समझ में आ रहा है बच्चा? देखो टॉपिक बहुत अच्छा है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग इसको किस तरह से गेन करते हो, किस तरह से आप लोग पकड़ते हो। मेरी कोशिश रहती है हमेशा आपको अच्छे से समझाने की। मैं अपना 100 के 200% देती हूँ हर चीज़ में। हर क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, हर चीज़ को, हर लाइन को मैं बार बार रिपीट करती हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए। क्लियर? बात समझ में आई? तो मैं उम्मीद करती हूँ जो मैं अपना 100% देती हूँ, तो आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपना 100% दो। और देखो स्टूडेंट, फ़ायदा आप लोगों को है, नुकसान भी आप लोगों का है। अगर आप लोग करोगे तो आपका ही फायदा है। इसी बहाने क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो करते हैं, हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन करने कोई टफ काम नहीं है, सीधा टिकमा करना है, लेकिन अगर एमसीक्यू क्वेश्चन के बहाने ही हम सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम एक तीर से दो निशाने करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? बात समझ में आई? आगे बढ़े। क्लियर है? आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है? किसी तरह की दिक्कत समस्या हो तो जरूर बताना मुझे। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने भारत की पसंदीदा सिविल सेवा, क्या, सिविल सेवा, सिविल सर्विस जिसे हम आईएएस, आईपीएस ये जो बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उनका निर्माण किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवाओं के रूप में जाने लगा। इंडियन सिविल सेवा, आईसीएस की परीक्षाएं होती है कि नहीं होती है? होती है ना। इंडियन सिविल सेवा की परीक्षा होती है कि नहीं होती? आप लोगों को पता ही है, सबसे बड़ी पोस्ट है आईएएस, आईपीएस, ये जो है वो सिविल सेवाएं हैं। तो इनका फादर किसको कहा जाता है?
स्टार्टिंग में जब ये शुरू की गई थी वो सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, इसमें भारतीयों का कोई रोल नहीं था, इसमें भारतीयों को सीटें नहीं दी गई थी। ये तो बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में सीटें दी गई हैं, लेकिन ये अब फिर भारतीयों के लिए कर दिया गया था ICS, लेकिन पहले ये अंग्रेजों के लिए था। तो ये किसने शुरू किया था आप मुझे बताइए? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस एंड विलियम बेंटिक। अभी हम जस्ट इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें इसके बारे में बात करके हटे हैं। मैंने आपको पूरा क्लियरली तरीके से बता दिया था कि सिविल सेवाओं का जन्मदाता फादर किसको कहा जाता है, नागरिक सेवाएं जिसे हम कहते हैं उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है? स्टूडेंट ऑनलाइन जल्दी जल्दी बताइए। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर, अगर आप लोगों का ध्यान था तो आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही बखूबी तरीके से दे सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी कॉर्नवालिस। क्या? कॉर्नवालिस। अगर हम बात करते हैं वारेन हेस्टिंग्स की, तो अभी हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बात करके हटे हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का क्या था? लास्ट गवर्नर था और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसी ने ड्यूल सिस्टम को क्या किया था? खत्म किया था। इसी के टाइम पे 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके अंदर बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और एक चीज और बता दूं, आप सभी याद रखिएगा, भागवत गीता जो कृष्ण जी की भागवत गीता है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। तो याद रखिएगा, मैं यहां पर आप सभी को लिख के दे रही हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वारेन हेस्टिंग्स जिसके समय क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। कब आया था? 1773 में। ये बंगाल का क्या है? पहला गवर्नर जनरल है। क्या है? पहला गवर्नर जनरल है, पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का लास्ट गवर्नर है। याद रखिएगा, इसी ने भगवत गीता का क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। क्या किया था? भगवत गीता का क्या किया था? इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। क्लियर? बात समझ में आई? वेलेस्ली की बात करते हैं तो वेलेस्ली जो है जिसे बंगाल का क्या कहा जाता है? शेर कहा जाता है। वेलेस्ली को क्या कहा जाता है? बंगाल का शेर कहा जाता है। इसी ने ही क्या की थी? सहायक संधि जिसे हम कहते हैं कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो जब भी आपके ऊपर कोई विदेशी जाति आक्रमण करेगी तो हम आपका क्या देंगे? साथ देंगे। इसमें वेलेस्ली की सहायक संधि बहुत ही फेमस है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसके बारे में हमने अभी बात की है। लॉर्ड विलियम बेंटिक आप सभी को पता है भारत का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल का लास्ट गवर्नर था। क्यों लास्ट गवर्नर जनरल था? क्यों? क्योंकि इसके टाइम पे 1833 का चार्टर एक्ट आया था। इस एक्ट के अंदर बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्लियर? बात समझ में आई है? लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के टाइम पे 1829 का सती प्रथा जो सबसे बड़ी एक कुप्रथा थी उसे क्या किया गया था? खत्म किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इन्होंने ही ठगी समझते हो ना, जो ठगने वाले हैं, उसी को खत्म किया था। इन्होंने ही शिशु हत्या जिसे हम कहते हैं बाल हत्या, कन्या भ्रूण हत्या या बाल हत्या, जो चाइल्ड जो डेथ था उसको इन्होंने क्या किया था? खत्म किया था। ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, यहाँ पे सिविल सेवाएं पूछी गई हैं तो आंसर क्या आएगा? कॉर्नवालिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आता है। वैसे भी गवर्नर जनरल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बात समझ में आई? तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? ऑब्वियसली बात है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। मुझे नहीं लगता मुझे बार बार बताने की जरूरत है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है। हाँ जी, कहाँ पे है? जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, कहाँ पे है? कहाँ पे है? क्या गोरखपुर में है? गोरखपुर से कुछ याद आया? गोरखपुर से कुछ याद आया? यूपी के गोरखपुर से कुछ याद आया? क्या हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। इसी के दौरान गांधी जी ने क्या किया था? क्या किया था गांधी जी ने? नॉन कॉपरेशन को क्या किया था? खत्म किया था। क्या किया था? खत्म किया था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। कब? 1922। वाराणसी में क्या हुआ था? महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में हुआ था। यूपी के बलिया मंगल पांडे कहाँ पे थे? मंगल पांडे कहाँ के थे? यूपी के बलिया से थे। कहाँ से थे? यूपी के बलिया से थे। बात समझ में आई? और गाजीपुर में कहाँ है? कॉर्नवालिस का मकबरा है। ये भी कहाँ पे? यूपी में। चारों ही जगह कहाँ पे है? यूपी में है। गाजीपुर में कॉर्नवालिस का मकबरा है, बलिया यूपी
मतलब मंगल पांडे का जन्म हुआ था, वाराणसी का महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था, और यूपी के गोरखपुर में ही क्या हुआ था, चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था। क्लियर है जी? एनी डाउट? समझ में आया? एक क्वेश्चन के अंदर हमने देखो कितना कुछ कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। हाँ जी, पीएस टेट का बैच शुरू हो गया भाई 15 मई से। अगर आप लोगों को लगता है कि हिस्ट्री हमें समझ में आ रही है, मैम जो करवा रहे हैं, तो हमें इसको बहुत ही कॉन्सेप्ट वाइज हर टॉपिक को करना है, तो आप लोग जो हैं 15 मई का बैच ज्वाइन कीजिए, अपने आप को एनरोल करवाइए और कूपन कोड AC 512 यूज़ कीजिए, जिसमें आपको 800 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? बात समझ में आई? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, अभी हमने इसके बारे में बात की थी, सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू की गई थी? ठीक है, सबसिडरी अलायंस दे शासन काल विच लागू किया गया सी। हाँ जी, सहायक संधि, इसे हिंदी में बोलते हैं सहायक संधि। अगर आप पंजाबी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? सबसिडरी अलायंस। क्या बोलते हैं? सबसिडरी अलायंस। अब इसका मतलब क्या होता है वो सुनिए। देखिए, जब अंग्रेज भारत में आए थे ना, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने देखा कि ये जो भारतीय रियासतें हैं, जैसे हैदराबाद है, नागपुर है, सतारा है, झांसी है, ये जो रियासतें हैं, ठीक है, मैसूर है, अवध है, इनको किस तरह से अपने अंडर में किया जाए, ठीक है, इनके प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से इंटरफेयर किया जाए। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, युद्ध बहुत हो रहे थे, तो पुर्तगाली भी थे, डच भी थे, सारे थे। तो अंग्रेजों ने इनको क्या लालच दिया वो सुनो। अंग्रेज जो थे वो इन राजाओं के पास गए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हैदराबाद के निज़ाम के पास गए, ठीक है, निज़ाम से कहा कि क्या तुम अपनी सेफ्टी चाहते हो? ठीक है, निज़ाम ने कहा हाँ मैं चाहता हूँ, नॉर्मल सी बात है भाई, पता ही ये सब जगह युद्ध के हालात हो रहे हैं, तो मैं तो अपनी सेफ्टी चाहता हूँ। और क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें कभी युद्ध ना करना पड़े, तुम आराम से अपनी कुर्सी पर रहो? तो कहा कि हाँ मैं चाहता हूँ। तो उसने कहा कि आपको हमारे साथ एक क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी पड़ेगी, ट्रीटी करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, सबसिडरी अलायंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सबसिडरी अलायंस कहते हैं। कि इसमें अंदर क्या करेंगे हम लोग, आपके दरबार के अंदर हम अपनी एक सेना की टुकड़ी को आपके दरबार में रखेंगे। सेना की टुकड़ी समझते हो ना, सेना का एक छोटा सा भाग आपके दरबार में रखेंगे। आपको खाना पीना, खर्चा पानी उनका आपको ही वसूल करना है, हथियार भी आपको ही प्रोवाइड करवाने हैं। बस उनका काम क्या होगा, जब भी जरूरत पड़ेगी ये आपकी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इनडायरेक्टली रूप से अगर हम देखें तो इन्होंने भारतीय रियासतों को अपने अंडर में कर लिया, क्योंकि ये जो सेना की टुकड़ी थी, उस सेना की टुकड़ी का जो हेड होता था, जो रेजिमेंट होता था, वो इनके दरबार में रहता था, राजाओं के दरबार में। और धीरे धीरे राजाओं के जो पर्सनल, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो मामले हैं, उनमें धीरे धीरे क्या करने लग गया, वो इंटरफेयर करने लगा। तो एक तरह से देखा जाए उसने एक तीर से दो निशाने कर लिए। एक तो उसने क्या किया, वहां पर रेजिमेंट को नियुक्त कर दिया, जिससे कि वो जो राजा है उसकी जितनी भी उसकी जो अंदरूनी बातें हैं वो अंग्रेजों तक पहुंचाई जा सकती थी। क्लियर? बात समझ में? एक तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने पूरी तरह से भारतीय रियासतों को अपने अंडर में कर लिया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? समझ में आए? तो सब सहायक संधि किसके शासनकाल में लागू की गई थी? बताइए स्टूडेंट। लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, जॉन शोर एंड ऑकलैंड। हाँ जी बताइए किसने, जिसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है। हाँ जी बिल्कुल सही है ऑनलाइन। इसे क्या कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है, क्योंकि इसने ही सभी रियासतों को अपने अंडर में किया था। कौन था? वेलेस्ली, वॉन वेलेस्ली। ये चाहता था कि मैं भारतीयों को एक ऐसी कंडीशन में लाकर खड़ा कर दूं इनके पास कुछ भी ना बचे। तो सहायक संधि को एक्सेप्ट करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद था। कौन था? हैदराबाद था। कब? 1798 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सहायक संधि जिसे हम सबसिडरी अलायंस कहते हैं उसको एक्सेप्ट करने वाला पहली रियासत कौन थी? हैदराबाद के निजाम थे। क्लियर? बात समझ में आई? समझ में आया? इसके बाद हम बात करते हैं हैदराबाद के मैसूर आता है। मैसूर ने भी क्या किया था, एक्सेप्ट कर लिया था 1919 में। क्लियर? बात समझ में आ गई है? एनी डाउट किसी भी तरह का? अगर हम बात करते हैं कॉर्नवालिस, आप सभी को पता है कॉर्नवालिस जिसने क्या कहा था, नागरिक सेवाओं का जन्मदाता। स्थायी बंदोबस्त, जमीन को ठेके पे देने की व्यवस्था किसने शुरू की थी? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसका मकबरा कहाँ पे? यूपी के गाजीपुर में है। लॉर्ड वेलेस्ली आपने बता ही दिया, बंगाल का शेर कहा जाता है इसको। सर जॉन शोर, ये जो स्थायी बंदोबस्त की जो एडवाइस दी थी वो किसने
किसने दी थी? सर जॉन शोर ने दी थी। किसको? कॉर्नवालिस को। ऑकलैंड, ऑकलैंड आपने जीटी रोड सुना हुआ है? जीटी रोड जो दुनिया की सबसे बड़ी सड़क मानी जाती है, जिसकी शुरुआत शेरशाह, आप सभी को पता है ना, शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनाई थी। आपको याद होगा, मैंने आपको टॉपिक करवाया था, तब आपको बताया था शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनाई थी जो बंगाल से लेकर पंजाब तक जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं, जिसे हम सड़क के आजम बोलते हैं। इस सड़क के आजम को जीटी रोड नाम किसने दिया था? वो दिया था ऑकलैंड ने। मेरी बात समझ में आ रही है? शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनाई थी, जिसे हम सड़क के आजम बोलते हैं, जो सबसे बड़ी सड़क मानी जाती है, उसको जीटी रोड, क्या जीटी रोड बोलते हैं ना, जिसे हम ग्रांड ट्रक रोड बोलते हैं, उसको ये नाम किसने दिया था? ऑकलैंड ने दिया था। किसने दिया था? ऑकलैंड ने दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया सब्सिडी अलायंस, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, सती प्रथा को समाप्त किया गया, आप सभी को पता ही है। अभी हम जिसके बारे में बात करके हटे हैं, आप सभी को पता है, राजा राम मोहन राय एक जो सोशल वर्कर थे, उनके टाइम पे उनकी जो माँ थी, उनकी जल्दी ही डेथ हो चुकी थी। तो इनका जो पालन पोषण था, उनकी जो देखभाल है, उनकी भाभी जिनका नाम था अलक मंजरी, ये बहुत रेयर किताबों में इनका नाम मिलता है। राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी अलक मंजरी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था, तो वो उनके लिए माँ के समान थी। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, राजा राम मोहन राय का जो भाई होता है जगमोहन, वो क्या होता है, एक्सपायर हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब वो जो जलाने की प्रथा ना हिंदू धर्म में, तो जब जलाया जाता है, तो उस टाइम पे जो उनकी भाभी है अलक मंजरी, उनको उस चिता में जिंदा ही बिठा दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सती प्रथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सती प्रथा। जब पति के मर जाने पर उसने पत्नी को उस चिता में जिंदा बिठा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सती प्रथा। ये भारत की एक सबसे बड़ी कुप्रथा थी, जिसके अंदर एक जिंदा इंसान को आग में जलाया जा रहा है। तो इस राजा राम मोहन राय को इस बात से इतनी तकलीफ पहुंची कि उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी, और उस टाइम पे भारत का वायसराय, ये कब की बात है? 1829 की बात है। कब? 1829 की बात है। और उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का ही आएगा, क्योंकि 1833 में ही भारत का गवर्नर जनरल बनता है ना। हम याद कर रहे हैं 1829 की, तो उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था भाई? जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेटिक। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम। इन्हीं के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक के साथ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को क्या किया था? अवैध घोषित किया था, कि सती प्रथा को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। क्लियर? बात समझ में आई? वारेन हेस्टिंग्स, अभी हमने बात करके हटी थी, इन्होंने ही क्या किया था? भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। लॉर्ड वेलेस्ली, सब्सिडी अलायंस आप लोगों ने पढ़ ही लिया। लॉर्ड रिपन, अगर हम रिपन की बात कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए रिपन जितने भी वायसराय हैं, उनमें सबसे बेस्ट जो रहा था वो रिपन रहा था। इसने क्या किया था? देखो एक चीज का ध्यान रखना स्टूडेंट, रिपन से पहले एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था लिट्टन। क्या नाम था? लिट्टन। रिपन से पहले जो वायसराय रहा था उसका नाम था लिट्टन। लिट्टन ने क्या किया? भारत के अंदर एक एक्ट लेकर आया, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आपने सुना होगा, जिसे हम मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते हैं। मैंने क्लास में बहुत बार आप लोगों को, शाम वाले सेशन में भी मैंने आपको बहुत बार करवाया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम। इस अधिनियम में क्या कहा था कि जितने भी भारतीय समाचार पत्र हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ छापते हैं, उन्हें क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, कि अगर आप अखबार छाप रहे हो तो कोई बात नहीं, छापो, लेकिन आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं छापोगे, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी कोई भी बात नहीं लिखोगे। इसे हम क्या कहते हैं? मुंह बंद करने वाला अधिनियम, जो किसने लागू किया था? लिट्टन ने। किसने लागू किया था? लिट्टन ने। कब? 1878 में। लेकिन जब रिपन वायसराय बनकर आया, तो उसने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया? खत्म कर दिया। रिपन देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक इंसान था जब रिपन आया था। क्लियर? बात समझ में? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त किया था? हटाया था तो रिपन ने। और इंप्लीमेंट किसने किया था? लागू किसने किया था? लिट्टन ने। किसने? लिट्टन ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? लॉर्ड विलियम बेटिक रहेगा। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ जी, आप सभी को पता है लैप्स की नीति। लैप्स जिसे हम क्या कहते हैं? गोद निषेध। लैप्स मतलब क्या होता है? गोद। लैप्स मतलब क्या होता है? गोद। गोद निषेध प्रथा। गोद निषेध प्रथा आप सभी को पता है। डलहौजी जो भारत का एक गवर्नर जनरल था, उस गवर्नर जनरल ने क्या कहा था कि जितनी भी रियासतें हैं, ठीक है, अगर किसी का कोई सगा बेटा नहीं है, कोई सगा बेटा नहीं है, किसी के औलाद नहीं है, तो आप किसी भी और व्यक्ति को, किसी बच्चे
बच्चे को गोद नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आपके बेटा नहीं है और आपका हस्बैंड मर चुका है तो वो जो राज्य है इनडायरेक्टली वो अपने आप ही क्या आ जाएगा, अंग्रेजों के अंडर में आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मान लीजिए कोई इंसान है, कोई राजा है, उसके कोई औलाद नहीं है और राजा मर चुका है, उसके औलाद नहीं है, उसकी पत्नी ने क्या किया, अपने सगे संबंध में से किसी बच्चे को क्या ले लिया, गोद ले लिया। तो अंग्रेजों ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि आप गोद नहीं लोगे। इसे हम लैप्स की नीति कहते हैं, इसे हम व्यक्तिगत का सिद्धांत कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लैप्स कहते हैं कि आप क्या नहीं लोगे। इसे हम हड़प का सिद्धांत कहते हैं कि उसने क्या कर लिया, उसका राज्य हड़प लिया। क्या कर लिया? हड़प लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? उसने उसका राज्य क्या कर लिया, हड़प लिया। क्वेश्चन क्या पूछा गया आप वो सुनिए। व्यक्तिगत का सिद्धांत जिसे हम लैप्स का सिद्धांत कहते हैं, जिसे हम हड़प का सिद्धांत कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं के तहत राज्यों के विलय पर, मतलब राज्यों के विलय मतलब कि अंग्रेजों के अंडर में आ गए वो राज्य अपने आप ही, तो उन पर हमें क्या करना, उसको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है कि डलहौजी ने सबसे पहले लैप्स की जो पॉलिसी है वो सबसे पहले किस पर लागू की, फिर उसके बाद किस पे लागू की, फिर उसके बाद किस पे लागू की थी। क्लियर? तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक करवाई थी जब मैंने आपको 1857 का रिवोल्ट करवाया था, याद कीजिए। मैं दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ, वो ट्रिक याद रखिएगा कि सितार जरा संभल कर बजा, सितार जरा संभल कर बजा, उदय को खांसी ना आ जाए, उदय को खांसी ना आ जाए। याद करो मैंने आप लोगों को ये ट्रिक करवाई थी। इस ट्रिक के अंदर डलहौजी ने जिन राज्यों पर हड़प की नीति अपनाई थी, लैप्स का पॉलिसी, लैप्स की थ्योरी अपनाई थी, उसके अंडर में जो अंडर किए गए राज्य हैं वो हैं। यहाँ पे हमें सीक्वेंस बतानी है, हमें यहाँ पर सीक्वेंस बतानी कि सबसे पहले किसको, फिर किसको, फिर किसको, फिर किसको। बात समझ में आई? तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी। सितार मतलब क्या होता है, सतारा। सितार मतलब सतारा कब, 1848 में, ठीक है। बात समझ में आई? जरा मतलब कि जैतपुर, जरा मतलब क्या हो गया, जैतपुर। और संभल मतलब क्या हो गया, संभलपुर। क्या हो गया, संभलपुर। ये दोनों कब, 1849 में, ठीक है। हमें यहाँ पे सीक्वेंस करनी है, याद रखिएगा स्टूडेंट, अपने दिमाग में इस ट्रिक को बिठा लो। पेपर में छपने वाला 100 का 200% क्वेश्चन है ये। सीक्वेंस पूछते हैं, सबसे पहले सतारा 1848 में, जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर बजा मतलब कि बघाट, बजा मतलब कि बघाट कब, 1850 में, 1850 में। उदय मतलब कि उदयपुर, उदय मतलब कि उदयपुर कब, 1852 में, 1852 में। खांसी मतलब कि झांसी, खांसी मतलब कि झांसी कब, 1853 में, 1853 में। ना मतलब कि नागपुर, ना मतलब कि नागपुर कब, 1854 में। बात समझ में आई? आ मतलब कि अवध, आ मतलब कि अवध कब, 1856 में। देखो सीक्वेंस बन गई ना कि सितार जरा संभल कर बजा, उदय को खांसी ना आ जाए। सितार से सितारा, जरा से जैतपुर, संभल से संबलपुर, बजा मतलब बघाट, उदय से उदयपुर, खांसी मतलब झांसी, ना मतलब नागपुर, आ मतलब कि क्या, अवध। क्लियर? अब आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई है तो बताओ भाई, सितारा आप सभी को पता है कब, 1848 में। खांसी झांसी, झांसी कब, 1853 में। बघाट मतलब 1850 में। उदय मतलब 1852 में। हुआ कि नहीं हुआ? इजी बना दिया ना हमने इसको। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, सतारा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखो यहाँ पे तो है नहीं और यहाँ पे भी नहीं है, बचाइए। उसके बाद 1848 के बाद में क्या आता है, क्या आता है, बघाट आया, 50 आ गया ना, तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे देखो 1 3, फिर क्या आया, 4, फिर 2, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि सारे नहीं दिए गए लेकिन हमें इसमें से छांटने हैं। देखो सतारा 48 में आ गया, ऑप्शन नंबर 1 आ गया, फिर 50 आ गया बघाट, फिर 4 नंबर पे उदयपुर 52 आ गया, फिर झांसी आ गया 52 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट, किसी भी तरह की समस्या? आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली रेल लाइन, रेलवे पता है ना आपको, ट्रेन,
छुक छुक गाड़ी चलती आई, आती है ना, बच्चे गाते हैं क्या, पर क्या एक गाना है ना, परे हो जा सोनिए साडी रेल गड्डी आई, है ना, रेल गड्डी बोलते हैं ना। तो देखो पहली रेलवे किस टाइम में, किसके टाइम में रखी गई थी? हाँ जी, ये रेल लाइन किसने शुरू की थी भाई बताओ? इतना तो मुझे पता है। कहाँ से? मुंबई से थाने, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने कब? 16 अप्रैल 1853। पहली जो ट्रेन थी वो 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। किसने चलाई थी, किसके टाइम पीरियड में? आप लोगों को टाइम पीरियड पता है तो आप लोगों को याद ही आएगा। लॉर्ड कर्जन आप सभी को पता है 1905 में था, इसके टाइम पे बंगाल का पार्टीशन हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली इस आप सभी को पता है 1798 में था, जिसकी सब्सिडी अलायंस है, सहायक संधि है। लॉर्ड लिटन आप सभी को पता है 1798 में था, जिसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था। बचा क्या? डलहौजी। डलहौजी का टाइम पीरियड क्या है? 1848 से लेकर 1856। 1848 से 1856, 56 के बीच में क्या आएगा? 53 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? आगे बढ़े तो पहली ट्रेन मुंबई से थाने 16 अप्रैल 1853, किसने? डलहौजी ने। हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइडर का जो बैच है वो शुरू हो चुका है 27 मई से जल्दी आप इसमें एनरोल करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? हाँ जी बताओ भाई, मुझे इतना बता दो, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। कब? 1857 में। कैनिंग के टाइम पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। इस रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद में एक एक्ट आया था जिसे हम 1858 का अधिनियम कहते हैं। इस अधिनियम के अंदर क्या कहा गया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसे क्या बनाया जा रहा है? भारत का वायसराय। जो भारत का गवर्नर जनरल है उसे क्या बनाया जा रहा है? भारत का वायसराय। क्या बनाया जा रहा है? भारत का वायसराय। तो कैनिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था, उसे क्या बना दिया गया? भारत का पहला वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन हो गया? कैनिंग हो गया। कौन हो गया? कैनिंग हो गया। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय कौन है? कैनिंग। याद करो, मैंने आपको बताई थी, एक ट्रिक बताई थी भारत के गवर्नर जनरल की, कि जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनके हाथ में क्या था? एक बैट था। बैट से बैंटिक उन्होंने क्या तोड़ दिए? सारे मटके तोड़ दिए। क्या हो गया? मैट का। ठीक है, मैट का पानी खत्म हो गया तो अंकल खड़े हुए, क्या हो गया? ऑकलैंड आ गया। अंकल ने क्या किया? ऐलान किया, एलनब्रो आ गया। ऐलान किया कि हमें कोई हार्ड रूल बनाना पड़ेगा, तो लॉर्ड हॉर्डिंग आ गया। उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी ने कदम उठाया था, फर्स्ट टाइम किसी ने स्टेप लिया था, तो हॉर्डिंग फर्स्ट आ गया। हार्ड रूल बनाया था, इसके लिए उन्होंने क्या किया था? एक फौजी को खड़ा किया, तो क्या आ गया? डलहौजी आ गया। डलहौजी ने सबके कान के नीचे बजाना शुरू कर दिया, क्या आ गया? कैनिंग आ गया। ये हो गए भारत के गवर्नर जनरल। बस बात समझ में आई? बहुत इजी से थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ में आई? आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही दिया हुआ है? हाँ जी, सही सुमेलित है, कौन सा सही मेल खाता है बताइए? कैनिंग, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ जी, जब भारत के में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत का वायसराय कैनिंग था। कैनिंग था। कौन था? डफरिन था। याद करो, डफर था ना, वो डफरिन था, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि किसकी थी? किसकी थी? वेलेस्ली की थी। यहाँ पे डलहौजी दिया हुआ है, तो ये तो गलत आ गया। मिलिट्री इनएक्टिविटी मतलब कि व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसे हम लैप्स का सिद्धांत कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी का था, गलत है। परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, बट इस क्लास में मुझे लगता है मैंने 1000 बार रिपीट कर दिया कि स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था? जिसे हम ठेके पे देने की व्यवस्था कहते हैं। इसमें किसानों और अंग्रेजों के बीच में मीडिएटर कौन था? ठेकेदार थे, जो किसानों से टैक्स वसूल करते थे और अंग्रेजों को जमा करवाते थे, और इसमें किसानों का सबसे ज्यादा शोषण किया जाता था। क्लियर? बात समझ में? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
हाँ जी, इंग्लिश मास्टर गाइड है, जूलॉजी बॉटनी का बैच जो है स्टार्ट हो गया है। जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री का भी मास्टर गाइड का बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। इसी के साथ यूजीसी नेट जो आप दिसंबर में एग्जाम देना चाहते हैं उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज का सेशन कैसा लगा, आज के क्वेश्चन कैसे थे, कैसा कितना समझ में आया, कितना नहीं, क्या पूरा समझ में आया, जरूर सारा कुछ जो अपने मन में आपके मन में चलता है ना वो मुझे जरूर मैसेज किया करो भाई, मुझे भी तो पता चले कि मैं जो आपको करवा रही हूँ उससे आप कितना मोटिवेट हो रहे हो, मुझे कितना मोटिवेशन मिल रहा है, आप लोग कितना सीख रहे हो मुझसे, मुझे सब कुछ पता चलना चाहिए। क्या मुझे जानने का हक नहीं है? क्या मुझे जानने का, जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, क्या मुझे आप इतना जानने का हक नहीं है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, अब आप लोगों की हिस्ट्री कैसी है, आप लोगों को हिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे भाई जरूर बता के जाया करो आप लोगों का एक्सपीरियंस। चाहे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करो, चाहे यूट्यूब पे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, लेकिन जरूर मैसेज किया करो भाई आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। क्लियर? बात समझ में आई? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ खैर, एंड अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। अगर आप इससे जुड़ते हैं तो आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, आपके जो भी डाउट्स हैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दी जाएंगे। साथ ही साथ आप स्टूडेंट सभी को मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि मेरा यूट्यूब पे शाम को 7 बजे क्लास होती है, हिस्ट्री विद रितु मैम संकल्प सीरीज, जिसके अंदर आपको हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉन्सेप्ट से, बहुत ही गहराई से हम करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी बता दूं, अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड मतलब आपको डीपली पूरी तरह से टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप सभी को PS टेट का जो बैच शुरू हो चुका है 15 मई, आपको वो ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, लेकिन पहले भी बता दूं ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में है। ज्वाइन कैसे करना है वो आप, जो स्टूडेंट एंड्रॉयड यूज़र हैं उनको अरोड़ा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है, एंड जो स्टूडेंट स्मार्टफोन वाले, मतलब मेरा कहने का मतलब एप्पल फ़ोन वाले हैं, उनको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है। इसके अंदर आपसे ORG कोड मांगेगा, उसके अंदर आपको कैपिटल में ARC आपको फिल करना है। इसके साथ जब आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको देखो कोर्स पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। वहाँ पर आपके सामने ये सर्च वाला ऑप्शन आएगा, आपको क्या करना है PS टेट, क्या लिखना है आपको PS टेट लिखना है। क्या लिखना है? PS टेट मई, PS टेट मई। क्लियर? बात समझ में? उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप लिखेंगे, उसके बाद एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको लिखा होगा कि आई एम इंटरेस्टेड से पहले आपसे पूछेगा हैव ए कूपन कोड, तो आपको मेरा कूपन कोड AC 512 यूज़ करना है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करते हैं तो आपको 800 का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? इसके बाद ये सब करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई एम इंटरेस्टेड। उसके बाद आपके पास सामने एक पेज मतलब ओपन होगा, आपके पास मैसेज आएगा, इसके अंदर आपको लिखा होगा कि हाँ आप यहाँ पे बाय नाउ कर सकते हैं, आपको बाय नाउ करना है। बाय नाउ करने के बाद में आपकी जो भी, आप किसी भी तरह से जो आप बैच खरीद रहे हैं, आपको किस तरह से चार्ज करना है, चाहे आप UPI कार्ड एंड नेट ट्रैकिंग आप किसी भी तरह से करना चाहते हैं वो आपको हो जाएगा। उसके बाद आपको, अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का डाउट है, तो आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 7710104040 पे डायल कीजिए, आपको हर तरह की जानकारी वहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।